दोस्तों आज की वीडियो में हम डेथ क्लेम कैसे फाइल किया जाता है ये ओपन करेंगे और क्या परेशानी आ रही है। ऐसी परेशानी अगर आपके केस में आती है तो आपको क्या करना होता है ये मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो हम यहाँ कहाँ पे आए हैं, मेंबर होम पे आए हैं। नीचे चलेंगे हम और यहाँ पे हम डेथ क्लेम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला पेज जो खुला है, इसमें हमें ये सारी डिटेल्स एंटर करनी है और उसके बाद हम अपना डेथ क्लेम के लिए लॉगिन करेंगे। तो मैं यहाँ सारी डिटेल डाल देता हूँ और फिर हम देखते हैं आगे क्या आता है। तो यहाँ हम OTP एंटर कर रहे हैं। ये हमें 6 डिजिट का OTP होगा जो कि आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। जिसको भी हमने बेनिफिशियरी डाला है उसके पास आएगा। फिर हम वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करने के बाद देखिए इस तरह से दो ऑप्शन आते हैं जहाँ पे ई साइन करने के लिए कहा जा रहा है। ई साइन बाद में होगा, पहले हम डेथ क्लेम वाला ऑप्शन खोलेंगे, इसको हम टच करेंगे। जब हम टच कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी जो शुरुआती जानकारी है वो सारी नज़र आ रही है। इसमें अगर आपको मैं मेन चीज़ दिखाऊं तो मेन चीज़ हमारी नीचे आ रही है और मेन चीज़ नीचे जो आ रही है यही हमारी मेन प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लेम हमें भरना है। क्लेम के अंदर 3 तरह के क्लेम होते हैं। 10D मतलब होता है PF आता है इससे। तो लॉगिन करने के बाद हमें कुछ इस तरह से नजर आता है। इसमें बहुत सारी चीजें पहले से ही भरी हुई हैं जो कि आपने नॉमिनी फॉर्म में भरी होगी, वो सारी आपको यहाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा आपको आगे चल के कुछ और चीज़ें भरनी होती हैं, वो हम देखेंगे। पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में दिखा रहा है, ये मेंबर ने जो एम्प्लॉयमेंट की है उसके लिए दिखा रहा है और यहाँ पे आपकी सिर्फ लास्ट कंपनी की डिटेल्स आती हैं। तो जैसे मैंने अपने डेथ क्लेम वाले केस में बता रखा है कि आपको पुराने सभी कंपनियों को ट्रांसफ़र कर लेना है, तभी जाके आपका जो डेथ क्लेम है वो लास्ट ID से ही पास होगा। तो ये आप समझ गए, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने समझ ली हैं। मैरिटल स्टेटस में मैरिड आ रहा है, ये भी समझ लिया आपने। अब हमें नेक्स्ट जो डालना है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है डेट ऑफ डेथ का। तो यहाँ जो डेट ऑफ डेथ है ये हमें डालना है, इसके साथ में सर्टिफिकेट डालना है। क्लेमेंट मतलब कौन क्लेम करने वाला है उसके बारे में डाला जा रहा है। तो यहाँ पे हमने जो क्लेम किया जा रहा है उसमें हमें यहाँ पे पहले से कुछ इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं। हमें मोबाइल नंबर डालना है, एड्रेस, हमारा जो एड्रेस है, वर्तमान जो एड्रेस है वो आपको डालना है, जहाँ पे आप रहते हो वो वाला एड्रेस डालना है। ठीक है, उम्मीद है नॉमिनेशन के अंदर भी यही वाला एड्रेस भरा गया होगा। अब हम नीचे आते हैं तो नीचे आके हमारी एक परेशानी हमें नजर आ रही है, जहाँ पे ये कह रहा है कि आप फॉर्म 10D नॉट एलिजिबल है, फॉर्म 20 भी नॉट एलिजिबल है और 5IF भी नॉट एलिजिबल है। तो मैं आपको ये समझा दूं कि ये फॉर्म्स किसके लिए होते हैं। तो सबसे पहला फॉर्म आप जो देख रहे हैं ये 10D फॉर्म होता है। इसे बोला जाता है फैमिली पेंशन के लिए। अगर जो मेंबर है वो खुद निकाल रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, उस जो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो बोला जाएगा। लेकिन अगर मान लो मेंबर मर गया और अब फैमिली वाले निकाल रहे हैं तो इसी चीज़ को जो है फैमिली पेंशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से पेंशन का फॉर्म हो गया 10D। फिर हमारा जितना भी PF है वो फॉर्म 20 में आता है और इसके साथ में अगर EDLI की बात होती है तो हमारा 5IF आता है। तो यहाँ पे हमें सभी के अंदर नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। हम अगर इसे टच करना चाहें तो हमें टच नहीं करने दिया जा रहा है। तो अगर आपके साथ भी यही दिक्कत है कि आप अपना 10D फॉर्म नॉट एलिजिबल की वजह से नहीं भर पा रहे हैं, अगर आपके केस में भी इस तरह से नॉट एलिजिबल आ रहा है तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस वजह से आ रहा है। तो इसकी वजह ये है कि जो आपके एग्जिट का रीज़न है वो आपने सही नहीं डाला है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये मेंबर ने क्या किया है, इस मेंबर के जो बेटे हैं उन्होंने अपने फादर के एक्सपायर होने के बाद जो एग्जिट का रीज़न होता है वो खुद से ही डाला है, वहाँ उन्होंने रिटायरमेंट लिख दिया है। तो एक बात समझ के देखो कि अगर सिस्टम को ये पता है कि ये वाला UN के अंदर जो मेंबर है वो रिटायर हुआ है, अगर वो रिटायर हुआ है तो फिर वो आपको डेथ क्लेम कैसे भरने के लिए देगा। थोड़ा समझने की बात है ना। ये जो डेथ क्लेम वाला ऑप्शन है ना, ये उन सभी लोगों के लिए ओपन हो सकता है जिनकी भी एग्जिट डेट डली है। लेकिन ये आपको ऑप्शन जो डेथ क्लेम वाला ऑप्शन है वो तभी भरने के लिए देगा जब रीजन ऑफ एग्जिट के अंदर डेथ मेंशन होगा। यहाँ पे आपको अगर मैं ऊपर दिखाऊं तो यहाँ रीजन ऑफ एग्जिट मैं देख लेता हूँ कहीं है या नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं रीजन ऑफ एग्जिट में साफ साफ लिखा हुआ है रिटायरमेंट। तो क्योंकि यहाँ पे रिटायरमेंट भरा गया है इसकी वजह से ये वाला ऑप्शन जो डेथ क्लेम का है आप ऑनलाइन नहीं भर सकते हैं। और अब इस केस में आपको क्या करना होगा, इस केस में आपको जाना पड़ेगा कंपनी में, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। देखो इस केस में क्या हुआ है मैं ध्यान से बता रहा हूँ, समझिएगा। देखो जिसका केस है ना भाई उसको तो बहुत ध्यान से समझ आएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपको देखना है डेट ऑफ एग्जिट। डेट ऑफ एग्जिट क्या है, जैसे यहाँ इस केस में 31 मई 2022 है
अब आपको देखना है डेट ऑफ डेथ क्या है। हमारे पास जो डेट ऑफ डेथ आ रही है यहाँ पे आई थिंक 10 जुलाई की डेट है, डेथ सर्टिफिकेट मेरे पास आया है। हाँ, तो यहाँ पे हमारी जो डेट ऑफ डेथ है वो 10 जुलाई 2023 है और यहाँ पे एग्जिट हो गई है इस टाइम पे। तो अब यहाँ पे हम ऑनलाइन में इसे नहीं भर पाएंगे क्योंकि यहाँ रीजन ऑफ एग्जिट में रिटायरमेंट लिखा है। तो ऐसे में जो भी प्रोसेस है वो ऑफलाइन किया जाएगा। और साथ में ही ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो ये डेट ऑफ एग्जिट है और डेट ऑफ डेथ है ये आगे पीछे है, मतलब रिटायरमेंट के बाद वो एक्सपायर हुए हैं, तो ऐसे केस में ईडीएलआई का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जो ये ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे, ऑफलाइन फॉर्म में क्या क्या भरना होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये हमारा डेथ क्लेम होता है, ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। इसमें आपको ईडीएलआई का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें आपको यहाँ टिक करना है, यहाँ टिक करना है और फिर ये सारा का सारा फॉर्म भर लेना है। इस सारे फॉर्म को भरने पे आपको मेन पॉइंट यहाँ पे नज़र आएगा। पहले रिटायर हो गए, मान लो कि आपकी 31 अप्रैल में रिटायर हो गए, तो वो सही है, वहाँ पे तो रिटायर ही भरा जाएगा। तो आपका वो जो एग्जिट हुआ है वो रिटायर सही है। जो डेथ है ना, डेथ बाद में हुई है, तो यहाँ पे आपको जो डेथ है, डेट ऑफ डेथ जो है वो 10 जुलाई डालनी होगी, जो भी एक्चुअल होगी। और एग्जिट जो होगा, लास्ट डेट ऑफ सर्विस जो है वो आपकी जो हो वही आपको डालनी है। आपके केस के लिए बता रहा हूँ, बाकी इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैंने ये बता दिया है कि यहाँ ईडीएलआई का बेनिफिट नहीं मिलेगा और ना ही हम ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं, ज़रूर फीडबैक दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली प्रैक्टिकल जानकारी भरी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।